अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ 105 का चनाब कॉलेज शोरकोट में विज़िट शानदार रहा। जिस कदर यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिली और इनके नंबर ऑफ़ इवेंट्स और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, उनसे एक तजस्सुस पैदा हुआ कि क्यों ना इनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट विज़िट किया जाए, इनके एडमिन टीम के साथ भी एक सेशन रखा जाए। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं हफीज़ुल्लाह बाबर साहब, अकाउंट ऑफिसर हैं, और इनकी सीनियर फैकल्टी बिलाल मुस्तफ़ा ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं। इनसे जानते हैं कि सर, आपकी जो ये चनाब कॉलेज शोरकोट है, इसकी कामयाबी का राज क्या है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर, एज आ सुपरिटेंडेंट आपकी नेचर ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, इस बारे में काइंडली ब्रीफ कीजिएगा। सर जी, बहुत शुक्रिया। नेचर ऑफ वर्क जो है वो सर ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड मामलात ही हैं, हमारे HR रिलेटेड मामलात होते हैं। स्पेशली हमारा जो इदारों के साथ कम्युनिकेशन होता है, ख़ासकर हमारा जो जेट ऑफिस है उसके साथ जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, उसके साथ साथ हमारे स्टाफ रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, उनके पर्सनल जो है वो जॉब के रिलेटेड, ख़ासकर उनकी प्रमोशन के और बाकी मामलात सारे, और बस ये हमारा है। और बाकी हमारा जो एकेडमिक्स के साथ जो कनेक्शन है वो तो डेफिनेटली तालीमी इदारा है, वो तो रहता ही है कि हमारे जो HMs हैं, हेड मास्टर्स, हेड मिस्ट्रेस, हमारे टीचिंग ब्लॉक्स हैं, उनके साथ जितने भी मामलात हैं वो हमने देखने होते हैं। और हमारा जो सुपरिटेंडेंट ऑफिस है, अकाउंट्स ऑफिस, हेड मिस्ट्रेस ऑफिस और जो प्रिंसिपल, हमारे सब ऑफिस का कनेक्शन जो है डायरेक्टली प्रिंसिपल साहब के साथ होता है। हम खुद कोऑर्डिनेट करते हैं, जो हमारे अपने असाइनमेंट हमारे पास होती हैं, और उसके बाद जो है हम वो रिपोर्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल साहब को, और उनको हेल्प आउट करते हैं, उनके जो भी डायरेक्शन उनकी तरफ से होती हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक पूरा टीम वर्क है जिसके तहत हम काम करते हैं। तो यकीनन आपका टीम वर्क है, और इसमें आपने अपने टीचर्स के मसाइल की भी बात की कि उनके मसाइल को भी हम मैनेज करते हैं। सर, आपका एनवायरनमेंट जो है उसको देख के तो नहीं लगता कि इस कदर आपकी फ़ैकल्टी के दरमियान मसाइल होंगे। सपोज़ कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता भी है तो आपका ऐसे मैनेज करने का क्या तरीका है? सर देखिए, आपको पता है कि हमारा जो इदारा है चनाब कॉलेज शोरकोट, चनाब कॉलेज जंग, ये सुपरवाइज है, इसको किया जाता है चेयरमैन साहब यानी DC साहब के ऑफिस से। तो पूरा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, उनके तमाम मेम्बरान, उन्होंने करेक्टिवली पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। हमें उन्होंने वो पॉलिसीज़ दी हुई हैं, बताई हुई हैं कि इन पैरामीटर्स पे आपने काम करना है। और साथ में हमें उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि हर स्टाफ मेंबर जो है हमारा, वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करेगा। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर किसी को कोई मसला होता है तो हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं जो हमें ऊपर से बताए गए हैं। हमने उनके अकॉर्डिंगली जो है वो उनको टेकअप करना होता है, और अपने हाई अप्स को बता के उनके मुताबिक जो है वो हम फिर उनको हल कर लेते हैं। गुड। सर, बहुत से टीचर्स ऐसे भी होते होंगे जिनकी प्रमोशन जो है वो लेट हो पा रही होती है, उनका ग्रेड जो है उसका क्या टेन्योर है, कितने टेन्योर में आप, कितने पीरियड के बाद आपने अपग्रेड करते हैं? सर, मैंने जैसे बताया कि जेट ऑफिस इसको सुपरवाइज़ करता है और वो पॉलिसीज़ बनाता है। तो अभी पहले इससे आज जो हमारे रिसेंटली DC साहब, अभी खुरम अब्दुल्ला साहब जो अभी गए हैं, अभी ट्रांसफ़र हुए हैं, इनके दौर में बहुत अच्छी और वाज़ेह पॉलिसीज़ बनी हैं इस हवाले से जो आप कह रहे हैं, प्रमोशन के हवाले से। तो वो ये है कि अगर कोई बंदा, कोई भी एम्प्लॉई हमारा टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ में से 11 साल पूरे करता है तो वो उसकी अगले स्केल में प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर अगर 18 ईयर्स कंप्लीट करता है तो सेकंड प्रमोशन हो जाती है। इसी तरह से ऑनवर्ड अगर 21 ईयर्स कंप्लीट करेगा तो थर्ड प्रमोशन हो जाएगी। तो यानी एक प्रिस्क्राइब जो है वो हमारे पास फार्मूला है, उसके तहत जो वो पूरा करेगा वो अगले स्केल में प्रमोट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। गुड जी। सर, आई थिंक सो 20+ ईयर्स इस चनाब कॉलेज शोरकोट को लॉन्च हुए। तो खुरम अब्दुल्ला नियाजी साहब जो कि DC जंग रहे, उन्होंने डबल एंड ट्रिपल प्रमोशंस भी दी चनाब कॉलेज की फ़ैकल्टी को। तो आपके चनाब कॉलेज शोरकोट के कितने नंबर ऑफ़ टीचर्स ऐसे थे, या कौन सी फ़ैकल्टी ऐसी थी जिनको भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल हुआ? सर, इसमें हमारा तकरीबन 50 से 60% लोग ऐसे थे जो इसमें फ़ॉल किया, जिन्होंने
फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जो जब ये पॉलिसी बनी थी, और उनके जो पेंडिंग थे या जिनके डिज़र्व करते थे उनको फर्स्ट अटैम्प्ट में वो मिल गए थे। और जो अब इन फ्यूचर आफ्टर जो एनुअली बेसिस पे जो हमारे DPCs होंगी, उस पिछले साल में पूरे साल में जो कवर करेंगे इस फार्मूले को, उनको नेक्स्ट DPC में वो जो है वो एडवांटेज मिल जाया करेगा प्रमोशन का या अपग्रेडेशन का। गुड सर, जी थैंक यू वेरी मच सर। हम फर्दर मुखातिब होते हैं हफीज़ुल्लाह बाबर साहब से, अकाउंट ऑफिसर हैं। जैसा कि नाजरीन, अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहायत ही इंटरेस्टिंग होता है और इसके मामलात जो हैं वो भी बड़े ही अनोखे होते हैं। हफीज़ुल्लाह बाबर साहब अकाउंट ऑफिसर हैं और मैं फ्रेंडली सर से ये कहना चाहूँगा कि सर जो कुछ मैं आपसे पूछूँगा उसमें आप काइंडली मुझे सच सच बताइएगा। कि ये बताएं कि आपकी जो फैकल्टी है, क्या वाकया ही उनको जो सैलरीज़ हैं वो टाइम पे मिल जाती हैं या कितना एक डिले लाते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे मौका दिया और आपने इतनी तकलीफ़ उठाई है, आप यहाँ आए और आपने कवरेज भी की। और दूसरा आपके सवाल पर आता हूँ, जो हमारा जनाब कॉलेज शोरकोट का सेटअप है, जंग एजुकेशन ट्रस्ट ने जो डिज़ाइन किया है, इसमें जो अकाउंटेंट्स हैं वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपर्स नहीं होते, दे आर आल्सो द फाइनेंशियल प्लानर्स, बजट मेकर्स और पॉलिसी जितनी भी है उसकी वो इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। इसका मतलब है कि आपके इख्तियारात कुछ ज़्यादा हैं। इख्तियारात इस तरह हैं कि ये जंग एजुकेशन ट्रस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एक इंडिपेंडेंट और पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और उनको वो टारगेट भी सेट करके देता है। जब मैंने इसको टेकअप किया था तो उस वक्त ये इदारा, इसके 286 स्टूडेंट थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको ये 2500 से क्रॉस कर चुका हुआ है माशाल्लाह, बल्कि ये 2600 के करीब अभी ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें दाखिलों का तो उसमें हो जाएंगे। जो अकाउंटेंट्स की जॉब है हमारे सेटअप में या बाकी सेटअप में भी तालीमी इदारों में, उसमें जो चूँकि अब हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग भी है और सारा कुछ है, हमने इसको करना होता है, तो कॉलेज को प्रॉफिट में रखना ही अकाउंटेंट की जॉब है। जिस दिन कोई कॉलेज डेफिसिट में या माइनस में आता है तो सबसे पहले अकाउंटेंट ही क्वेश्चन होता है, उसका अकाउंटिंग सिस्टम क्वेश्चन होता है कि ये कैसे इन्होंने इसको मैनेज किया है, कैसे चलाया है और क्यों ये हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज जो है वो अपनी फाइनेंशियल लिहाज से सेफ है और फॉरवर्ड है, प्लस है। और मैं तमाम कॉलेज में वाहिद अकाउंटेंट कोशिश करता हूँ कि 26 तारीख को सैलरी स्टार्ट, यानी कि मंथ एंड होने से पहले ही। सर ये कैसे होता है? ऐसे है कि वो गवर्नमेंट में भी 26-27 को 28 तक सैलरी ट्रांसफ़र हो जाती हैं और फिर बाहैसियत कौम भी हम थोड़े जल्दबाज हैं। नहीं सर, जो उनकी होती हैं वो तो गवर्नमेंट का एक प्रॉपर एक बजट है और उन्होंने वो ट्रांसफ़र कर देना होता है, लेकिन आपका लिंक है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उनकी फ़ी पर। इनके जितने भी नंबर वोचर होंगे, फ़ी वोचर्स होंगे, फ़ी कलेक्ट होगी, आपके अकाउंट में डिपॉज़िट होंगे, देन फिर आपकी जो सैलरीज़ हैं वो भी रिलीज़ हो सकती हैं। जी दुरुस्त फरमाया आपने। चनाब कॉलेज में जो ज़्यादा जो है वो चूँकि ये एम्प्लॉइज़ को और इसके जो भी होते दौरान होते हैं, ऊपर लेवल पर टॉप लेवल मैनेजमेंट है या मिडल है, तो उसमें चूँकि ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं, तो प्रिंसिपल्स जब आते हैं वो अपने एक विजन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये पहले यकम के बाद होती थी सैलरी, ये फिर ये पिछले 4-5 साल से जैसे कि अफसर आए उन्होंने कहा जी कि दी जानी चाहिए और इसको मंथ के एंड का वेट किए बगैर उसे 1-2 दिन पहले आप दें ताकि एम्प्लॉइज़ को जो है वो थोड़ा सा हौसला भी हो और खुशी का सबब भी बने। दूसरी जो बात आप फ़ीस की कर रहे हैं, अब ज़ाहिर है अभी पूरे मुल्क में जो एक प्रिवेलिंग सिचुएशन है इकॉनमी की, महंगाई की, तो डेफ़िनेटली जो चनाब कॉलेज शोरकोट में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं वालिदैन वो यहाँ पर भी उसका है, लेकिन चीज़ों को ज़ाहिर है हमने मैनेज करना होता है।
तो उसको हम लास्ट डे तक ले जाने की बजाय हम उसको प्लान करते हैं। उसमें जो ये 3 किस्म का जो है वो पेरेंट्स जो हम उसको कैटेगरी हमने बनाई हुई है, जिसके मुताबिक हम चलते हैं। एक तो वो गुड डिपॉजिटर हैं जो कि ड्यू डेट का वेट कर रहे होते हैं कि ड्यू डेट से पहले पहले जो है वो हम इसको क्लियर करें, जिस तरह की बिजली का बिल होता है। ठीक है। एक उसके बाद पेरेंट्स हैं जो ड्यू डेट्स के बाद उनको फिर हम रिमाइंडर डालते हैं या उनको इतला करते हैं टेलीफोनिकली या मैसेज के थ्रू, जो हमारा सिस्टम है, तो वो फीस फ़ौरन कह रहे हैं भूल गए थे ऐसे है, तो वो जमा करवाते हैं। तीसरा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा महरूम तबका है, आप समझेंगे, उनको ज़रा उनके लिए फिर हमें मूव करना पड़ता है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनके बच्चों के नाम डाल के पेरेंट्स को ऐड करके उनको बार बार करवाते हैं, क्लास में बच्चों को बार बार रिमाइंड करवाते हैं। तो इस तरह करके ही हम अपने रिकवरी जो है वो करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि 100% रिकवरी तो फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी भी दायरे में नहीं होती है। ये एक सिलसिला है, वो हर तरह के चूँकि लोग हैं, वो पेरेंट्स हैं जो बच्चे दाखिल करवाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो अपने टेन्योर या मंथ जिसकी फीस है वो कंप्लीट होने से पहले फ़र्क कर दें। यानी कि फ़ी कलेक्शन के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जो फ़ाइन आप करते हैं, स्टूडेंट्स को फ़ाइन भी तो होता है ना पनिशमेंट के लिए, और ख़ास तौर पे और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप फ़ाइन, वो जो फ़ाइन आप चार्ज करते हैं सर, तो उसका जो बजट है वो भी तो अच्छा खासा बन जाता होगा, क्या ख्याल है? जो जंग एजुकेशन ट्रस्ट के लॉ के अंदर जो रूल ऑफ बिजनेस है उसके अंदर जो ये एक डिफ़ाइन जो है फ़ाइन का हेड एक डिफ़ाइन नहीं है। यानी वो ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आपने जो है इसको इतना लेना है और उसके बाद इतना लेना है, या इतना मस्ट है, या उसने लेट कर दिया है तो उसका क्या है। और ये जो फ़ाइन होता है ये एक जो एक ड्रामा समझ लें कि ये हर इदारे ने अपने हिसाब से वो किया होता है और वो देखता है कि वहाँ पर रिकवरी की सिचुएशन कैसी है। मसलन जो झंग में है वो फ़ाइन की कलेक्शन और उसका और शोर कोर्ट में और होगा। हमारा ये है कि हम इसको जो है वो यदि हमें कोई इसके मामले में प्रॉपर वो नहीं होता है कि आप जो है इसके मुताबिक हमें वो करके दें, लेकिन जितना फ़ाइन भी हमारा कलेक्ट होता है वो हम उसके एनुअल बजट के अंदर वो शो करते हैं। हम इसको टारगेटेड करके नहीं चलते हैं कि जी हम इस साल बजट के अंदर 25 लाख जो है लेट फी फ़ाइन की मद में वसूल करेंगे, लेकिन एक मोहताज सी फिगर रखते हैं। और उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स जो एक फ़ीस नहीं दे पा रहा, बाज़ दफ़ा बहुत जेन्युइन केस होते हैं, जो एक बड़ी मुश्किल से फ़ीस नहीं दे पा रहा, अगर हम उसको उसके बाद फ़ाइन भी उसके ऊपर के लिए भी उसको दबाव डालेंगे तो वो ना सिर्फ ये कि वो डिसअपॉइंटमेंट हो, नाराज़ होगा, बल्कि वो मायूस भी होगा जी, डिस्काउंट। तो हमें कई हवालों से देखना होता है। तो ये जो फ़ाइन है ये एक समझ लें कि ड्रामा होता है। थोड़ा सा हम करते भी हैं उन पेरेंट्स को, उनसे लेते भी हैं जो इस मामले में हैप्चुअल हैं, इसको सीरियसली टाइम पे नहीं जमा। टीचर्स की जो नेग्लिजेंसी है, उनका रोल को फॉलो ना करना, और भी बहुत सी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इस पर सैलरी डिडक्ट की जाती है, तो सैलरी डिडक्शन भी होगी? बिल्कुल होती है, और सैलरी डिडक्शन होती है। आप ये देखें उसका उनका EOBI कटता है। फिर हमने उनका एक हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम हुआ था 10 साल पहले, 12 साल पहले हमारे एक टीचर की अचानक डेथ हो गई, एक स्टाफ मेंबर की। तो उसके बाद हम ये लेके आए थे कि हमें कोई ऐसी कवरेज जो है वो प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस का लेना चाहिए जिसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई हमारा स्टाफ मेंबर कोई नागहानी अचानक मौत हो जाए तो हम कुछ ना कुछ तलाफ़ी दे सकें। क्योंकि चनाब कॉलेज उस वक्त शुरू के दिनों में था, इनके पास हमारे पास जो इनके हेड्स होते हैं उनमें इतने पैसे नहीं थे, तो हमने एक ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो EFU से ली। उसका ये होता था कि वो 300-400 सैलरी से कटता था, और उसका फ़ायदा भी हुआ कि 2-3-4 अचानक जो हमारे स्टाफ में हुई हैं तो उनकी फैमिली को हैंडसम 10 लाख 12 लाख रुपया, और अभी एक रिसेंट भी वाक़या हुआ तो उसमें वो मिला। तो हमारे पास EFU है, EOBI है, इसके अलावा डिडक्शन में है जो टैक्स स्लैब में आ रहे हैं हमारे ऑनरेबल स्टाफ मेंबर, तो हम उनका टैक्स काटते हैं, FPR उनको फाइल रिटर्न्स वगैरह जमा करवाते हैं। ये हमारी मेजर है। इसके अलावा एक हमारा लीव विदाउट पे भी डिडक्शन है, यानी कोई टीचर है उसने नेग्लिजेंसी दिखाई है, आया नहीं, उसको एब्सेंट कर दिया गया, या लीव विदाउट पे मार्क किया प्रिंसिपल ने, तो वो है, और कोई ऐसी डिडक्शन नहीं। हफीजुल्लाह बाबर साहब, अकाउंट ऑफिसर और आपके साथ डिटेल
डिस्कशन से जो मुझे चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि खा वो आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, खा आपके कॉलेज फैकल्टी हो, इन सब को बिल आखिर आपके साथ सारा महीना बना के रखनी पड़ती है। क्या ख्याल है? जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मेरे साथ बिल्कुल उनको बना के रखनी भी पड़ती है, और ये भी हकीकत है कि अगर इनकी आपस में बन जाए तो फिर मेरे लिए जो है वो मेरी दौड़े भी लग जाती है। वो क्या? वो ऐसे ही है कि आप देखें कि आप लोग मेरे पास आते हैं स्टाफ मेंबर्स, मेरी पहली कोशिश तो ये होती है कि मैं इनके पास जाऊं और इनको अपने कामों के लिए मेरे पास आना ना पड़े। जी जी। उसकी वजह ये है कि ये हमारे ऑनरेबल स्टाफ मेंबर हैं, हमारे बच्चों के टीचर हैं, मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। और दूसरा, इनके चंद सैलरी रिलेटेड ये फाइनेंस रिलेटेड तो इशू होते नहीं है। जी जी। सैलरी रिलेटेड है या कोई क्लास है, अटेंडेंस है, या कोई और छोटा मोटा कोई रिक्वायरमेंट के वाले से होती है, तो कोई जो है मैं इनके पास पहुँचूँ। और लेकिन मैं कोई स्टाफ मेंबर के साथ मेरे पास भी आए तो मेरा जो है इंतहाई डाउन टू अर्थ होता है, और मैं कभी भी ये सोच सकता कि वो जिस तरह एक आजकल आपको पता है दफ्तरों के अंदर रूटीन होती है, मैं बिल्कुल उस पर बिलीव भी नहीं करता हूँ। और दूसरा, जो नॉन टीचिंग और टीचिंग की आपस की जो बॉन्डिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप देखें, आप कोई शख्स भी वो चाहे उसके पास सारे लोग आ भी रहे हों, लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे कि भैया मामलात नहीं हल हो रहे हैं, तो वो जो एक बैठा है वो फिर वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा, उसको भी फिर टेंशन होगी कि ये क्या हो रहा है। तो कभी ऐसा भी होगा कि आप होता होगा कि आप इन्हें पे करने में लेट कर देते होंगे, सम टाइम आपकी मसरूफियत भी होती है, चीज़ें टाइमली हो नहीं पाती हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं वो ग्रुप की शक्ल में प्रिंसिपल साहब के पास आपकी कंप्लेंट लेके जाते होंगे। कभी ऐसे मामलात भी फेस करने पड़े आपको? जी, ये शुरू में मैं जब आया था, मेरी चूँकि 18 साल सर्विस हो गई है, तो शुरू के सालों में भी मैं इतना मैच्योर भी नहीं था, और कई मामलात को वो हो जाते थे कि वो 2-4 लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ गया। आपको अंदाज़ा नहीं था कि इन्हें किस तरह काबू किया जा सकता है। लेकिन फिर मैंने ऐसा मैंने लर्न किया, जो मेरा मैंने अभी रिसेंट जो है वो मैं जो अपन लर्निंग वाला जो एक है स्टेज है, और मैं गौर करता रहता हूँ। और फिर अभी मैं नाउ आई एम टर्न आउट टू बी अ 44 ईयर ओल्ड यंग मैन, नॉट ओल्ड। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइफ बिगिंस आफ्टर 40 है, एग्जैक्टली। तो मेरी कोशिश ये है कि जो मैं ना आपको अपना जो एक मिशन है, वो आपका विजन, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कॉलेज को फाइनेंशियली स्टेबल करना, और दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए वसाइल पैदा करना, ये मेरा मिशन है। ज़बरदस्त। मैं कॉलेज का कभी भी कोई मसाइल पैदा करना, वसाइल, अच्छा वसाइल पैदा करना। जी जी, ओके ओके। कॉलेज मैं वही कहूँ कि अगर मसाइल पैदा करना आपका मिशन है, नो तो फिर इस कॉलेज की जो डेवलपमेंट है अभी मैं इस लेवल पर जो हो चुकी है, वो तो मुझे नजर ना आती। वो मैं यही आपको विजिट भी करवाता हूँ दोबारा सारा, और दिखाते हैं कि हमने किन एरियाज के अंदर ये काम किया है। लेकिन ये है कि कॉलेज कोई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, यानी अभी जिस तरह था कि सर ने कहा कि जी हमारा प्रोजेक्टर सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे, ये चनाब कॉलेज झंग में भी नहीं है जी। तो मैंने इसके लिए सर के साथ बड़ा काम किया। हमने डीसी साहब से अप्रूवल्स नहीं, बार गए, फिर हमने एक बड़ा अच्छा और रीजनेबल वो रेट उसका हासिल किया मार्केट से। रेक सिटी गए, लाहौर फी सेंटर गए, और इस तरह हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह 25 क्लासेस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उससे ये होगा कि टीचर को एक रिवायती ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड से वो छुटकारा मिल गया, वो अपना लैपटॉप से लेक्चर लगाएगा, सामने तस्वीर खुल जाएगी, और वो बहुत, और बच्चों के लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो कोई भी होगा, वो मेरा ये मेरा शौक है, पैशन है मेरा कि उसके लिए जब भी कोई ऐसी बात होती है कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो फिर बात अकाउंटेंट पे आके अकाउंट ऑफिस पे रुक जाती है कि वसाइल हैं, पैसे हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहता हूँ, और रख रहा हूँ। यानी कि अच्छे खासे पैसे जो है ना, बजट अमाउंट आपने अपने पास रखी होती है कि किसी वक्त भी खर्च करने पड़ जाए तो बिल्कुल मेरी तैयारी हो गया। सामीन और नाजरीन, चूँकि कॉफ़ी भी अब हमारे टेबल्स पे आ चुकी है, तो उसका भी वक्त हुआ चाहता है। और सर हफीज़ुल्लाह बाबर साहब जो अकाउंट ऑफिसर हैं जनाब कॉलेज शोरकोट के, उनके साथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही। इसके अलावा बिलाल मुस्तफ़ा साहब जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं, इनके साथ भी माशाल्लाह बड़ी इंफॉर्मेटिव एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन रही, और ये सिलसिला इनके साथ जारी रहेगा। और नो डाउट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की का राज जो है वो उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बेहतर होना होता है।